आज एक वीडियो देखते हैं डिफेंस एनालिस्ट वैभव सिंह की। उनका यूट्यूब पे चैनल है डिफेंसिव ऑफेंस। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा। अ, इस वीडियो को बनाने का एक मकसद ये भी है कि जिन लोगों या जो लोग उनको ऑलरेडी नहीं जानते, उनको अगर मेरे थ्रू उनकी उनका इंट्रोडक्शन हो जाए, तो ये आई बी ग्लैड, क्योंकि ये उन वन ऑफ द जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट स्पेशली पाकिस्तान के फील्ड में इंडिया में है, जिनको अगर आप सुनोगे या अगर आपको खुद थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये एक वो व्यक्ति है जिसको सच में कुछ पता है इस चीज़ के बारे में, जिसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर साउंड एक नॉलेज बेस है चीज़ों के बारे में। और नॉट जस्ट नॉलेज, एक सम लेवल ऑफ विजडम भी है, जो एक टू सम एक्सटेंट करेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके के एक्शन का क्या रिएक्शन होगा या क्या सही स्टेप या जवाब हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक्शन का। तो मैं पर्सनल ऑन अ पर्सनल लेवल मैं इनको काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने इनको कभी भी कोई कोई ऐसी बात करते हुए नहीं देखा जो लाइक जस्ट बिकॉज लाइक और शेयर करने के लिए कर दी हो, किसी को गालियाँ दे रहे हैं या वो उस तरीके का जो एक काफ़ी बड़ा सेक्शन है इंडिया पाकिस्तान का, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं एक दूसरे की कंट्री में। वो जिस तरीके की रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट या पर्सनल लेवल पे या कुछ कल्चरल जो चीज़ें हैं जो एक दूसरे की उसके बारे में जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उस तरीके की कोई बात नहीं करते, प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात रखते हैं। हाँ, सख्त हैं अपनी बात में, लेकिन सही हैं, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनका एक वीडियो आया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और उसके बाद जो अभी हाल के हालात हैं, वो वीडियो देखते हैं। जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कई सारे इश्यूज हैं आज हम जिनके ऊपर बात करेंगे। एक तो ज्योति मल्होत्रा का इशू है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अफगानिस्तान तालिबान जो वहां पे जो रेजीम है, उसने इंडिया को जो ओपनली सपोर्ट किया है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो हलचल मची हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो बहुत सरप्राइज थे कि जब अजरबैजान और चाइना जैसे देश उसको सपोर्ट कर रहे थे, तुर्की जैसे, तो अफगान तालिबान जो है वो ओपनली इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। और उसके पीछे पाकिस्तान में जो हलचल मची हुई है वो क्या मची हुई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे अमेरिकन प्रेशर के ऊपर। सरकार में टॉप लेवल पे मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, डिफेंस में भी और विदेश मंत्रालय में भी, कि जो ये चलाया जा रहा है कि अमेरिकन प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सीज फायर हुआ, इसके पीछे की एक्चुअल खबर क्या है, रियल, वो हम आपको बताएंगे। जो मैं कंफर्म किया है मैंने सरकार में, वो भी हम आपको बताएंगे। और जेपी सिंह, जेपी सिंह कौन है? एक मिस्ट्री मैन बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कौन है? मैं उनको जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन है एक्चुअली। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ज्योति मल्होत्रा। देखिए, ज्योति मल्होत्रा आपको पता है कि यूट्यूबर हैं। वो जासूसी कर रही थी। दानिश रहीम नाम का, एक्चुअली पाकिस्तान हाई कमीशन में इंडिया में एक ऑफिसर है, उसके संपर्क में आई और उसका एक्चुअल नाम जो है वो एहसानुर रहीम है। ये एस्पियोनाज, या इसको एक्चुअल में कहते हैं सेक्सपियोनाज। ये चीज क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और काफी पहले एक माधुरी गुप्ता का भी केस आया था, आज से तकरीबन 10-11 साल पहले की बात है तकरीबन। वो मामला क्या था, उसके बारे में भी बताएंगे। और ये जो भारतीय महिलाएं हैं, ये इतना ज्यादा गलीबल क्यों होती हैं, इतना इजिली जो है ये पाकिस्तानी जो आईएसआई के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके प्यार में कैसे गिर जाती हैं। देखिए, एक तो इसके पीछे के एक रीजन मैं बता देता हूँ। देखिए, सेक्सपियोनाज दुनिया में अलग अलग कंट्रीज करती हैं। रशिया जैसी कंट्रीज और अमेरिका जैसी कंट्रीज ने तो उसको मास्टर किया हुआ है, वो मास्टर है इसके। और शू की आईएसआई की जो ट्रेनिंग है वो तो सीआईए ने ही की है। और उनका और सीआईए का जो कोलैबोरेशन है वो दशकों पुराना है। मतलब सीटो और सेंटो के टाइम से उनका कोलैबोरेशन चल रहा है। तो यानी 70-80 साल उन्होंने सीआईए के साथ काम किया है। तो उन्होंने भी काफी हद तक इस चीज को मास्टर किया है। इसको सेक्सपियोनाज कहते हैं। और काफी सारी गलती जो है वो हमारी अपनी भी है। हमारी क्या गलती है कि भाई हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, लिबरल बने, वो धर्म के बारे में उनको बताया ना जाए, उनसे धर्म की बातें ना की जाए, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड कि यार ये तो बहुत इंफीरियर चीज है ना, अगर आप अपने धर्म के बारे में बताते हैं अपने बच्चों को, उनको उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो ये तो इंफीरियोरिटी है। अब हमारे यहाँ तो ये हालत है कि लोग अपनी मातृभाषा में भी घर में बात करना जरूरी नहीं समझते। बचपन से ही बच्चों से इंग्लिश में बात करेंगे। मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूँ, आप बिल्कुल बात कीजिए। मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जो
इस बात में बिलीव करता हूँ कि इंसान को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। इंसान को सिर्फ 2 भाषाएं नहीं आनी चाहिए, इंसान को 4, 5, 6 भाषाएं आनी चाहिए कम से कम। और मैं इस चीज के ऊपर फर्म बिलीव करता हूँ, और इसीलिए मैं ये जो लिंग्विस्टिक वाला जो इशू होता है, मैं इसके ऊपर कभी अपना ओपिनियन नहीं रखता। मैं बोलते ही नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा ओपिनियन बहुत अनपॉपुलर है। जैसे महाराष्ट्र में या कर्नाटका में कन्नड़ा बोलने के लिए या मराठी बोलने के लिए या तमिलनाडु में तमिल बोलने के लिए या किसी भी रीजन में वहाँ की लोकल लैंग्वेज को बोलने के लिए ये जो सारा विवाद चलता है, मैं समझता हूँ कि एक तो नीडलेस है, होना नहीं चाहिए, और होता भी है तो यार अगर आप सीख भी लेते हो तो आपका उससे फायदा ही, आपका नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा। बट एनीवे, वो एक अलग डिबेट है, मैं उसमें यहाँ थोड़ा सा मैं इंटरजेक्ट करना चाहूँगा। इसमें होता कुछ नहीं है। ह्यूमन नेचर की एक चीज़ होती है कि जब इंसान को कोई चीज़ डंडे के ज़ोर पे या बंदूक के ज़ोर पे कही जाती है, या फिर मतलब मुक्के के ज़ोर पे बोली जाती है कि ये कर, ये नहीं करेगा तो मतलब मुक्का आएगा या डंडा आएगा या गोली आएगी, जो भी है, वहाँ ये चीज़ क्रॉस कर जाती है ह्यूमन राइट्स के लेवल को। लैंग्वेज या कोई भी और ऐसी चीज़ किसी को मजबूर करके अगर बुलवाई जा रही है, राइट देन एंड देयर, वो ह्यूमन राइट का इशू है। ठीक है, ये कर्टसी हो सकती है कि मान लो कोई व्यक्ति जाता है महाराष्ट्र में और वहाँ वो नौकरी करता है, कि वो कर्टसी में अपनी लाइक खुद से उसकी जिज्ञासा हो और वो मराठी सीखना शुरू कर दे, या कर्नाटक जाए और कन्नड़ सीखना शुरू कर दे। अगर इसकी खुद की जिज्ञासा से वो सीखना चाहता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी को ये कहोगे कि तुम नहीं सीखेंगे तो हम तुमको मारेंगे, जैसा कि मनसे वाले महाराष्ट्र में कर रहे थे, पहली बात तो ये, अगर आप अपनी एक सर्टेन लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करने के लिए ये कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली बैकफायर कर रही है ये चीज़। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें कहते हैं कि हमारी रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी इज्जत करो। मुझे लगता है पर्सनली पूरी दुनिया में ये एक पॉइंट स्कोर किया जाता है उनके ही रिलीजियस चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट करके, और किसी के डिसरिस्पेक्ट पे इतनी बात नहीं होती, उनके डिसरिस्पेक्ट करने पे बात होती है, उनके रिलीजियस साइंस और सिंबल्स को और एंटिटीज़ को डिसरिस्पेक्ट करने पे, राइट? क्योंकि जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा उसे डिसरिस्पेक्ट करने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि वो कोई एक्साइटिंग चीज़ ही नहीं है। लेकिन जब आप किसी को फोर्सफुली कुछ करने के लिए बोलेंगे हमारी रिस्पेक्ट करो, हमारी रिस्पेक्ट करो, तो ह्यूमन नेचर होता है रेबेलियस। ये इंसान के डीएनए के अंदर एक रेबेलियस जीन है। अगर आपने एडम और ईव की स्टोरी नहीं पढ़ी, जो कि सारे अब्राहमिक रिलीजन का ह्यूमन ओरिजिन है, ह्यूमंस की ट्रबल ही वहाँ से शुरू हुई है अकॉर्डिंग टू अब्राहमिक थ्योरी, कि मना किया गया था उसे मत खाना, फिर भी उसने खाया। इंसान वो चीज़ है अकॉर्डिंग टू अब्राहमिक थ्योरी जो सिर्फ रूल तोड़ने के लिए जन्नत या हेवन को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, क्योंकि उससे पहले तो ये जन्नत ही थी ना बेसिकली, जो अब्राहमिक थ्योरी है उसके हिसाब से। तो इंसान वो जानवर है या एंटिटी है या कुछ भी आप कह लो। रूल तोड़ना या फिर दबाव से रिबेल करना इतना ज़्यादा फंडामेंटल है ह्यूमन डीएनए के अंदर। तो अगर आप किसी को डंडे के जोर पे लैंग्वेज बोलने के लिए बोलोगे, वो कभी नहीं करेगा वो चीज़। इनफैक्ट वो और गालियां देगा उस चीज़ को। ये ह्यूमन नेचर है, मैं नहीं कह रहा, मैं पर्सनली ऐसा नहीं करूँगा। मैं भी वैभव भाई के साथ अग्री करता हूँ कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखी जाएं उतनी अच्छी बात है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। पर ये आप डंडे पे नहीं करवा सकते। अरे लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते यार, पूरी ज़िंदगी उनको स्कूल में डालते हैं, क्या कुछ करते हैं, दबाव देते हैं, पढ़ा नहीं पाते। बच्चा फिर भी वही पढ़ता है या वही करता है या उतना ही पढ़ता है जितना उसकी इंडिविजुअल शख्सियत उस चीज़ के लिए महसूस करती है, ज़रूरत या उस चीज़ के प्रति आकर्षण महसूस करती है, उतना ही बच्चा पढ़ता है। ठीक है, जो सच में इंजीनियर बनना चाहता है वही जाके आईआईटी क्रैक कर पाता है, या फिर या उसके ऊपर कोई बर्डन हो अपने आप को साबित करने का, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट कहीं ना कहीं मूवमेंट खुद की बॉडी से आती है। जो ये लोग करते हैं कि तुम डंडा मारेंगे नहीं तो तुम पढ़ो, ये पहली बात मराठी को रिस्पेक्ट नहीं करते, ना जो कन्नड़ में कर रहे हैं वो कन्नड़ को रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो लैंग्वेज के बेस पे, क्योंकि आपको कोई ना कोई, अगर आपको पावर एक्वायर करनी है और अपने पीछे एक ह्यूज जनता को लगाना है,
तो आपको उनका कोई ना कोई मुद्दा उठाना होगा, वो मुद्दा वैलिड या इनवैलिड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान के केपीके में इस वक्त बहुत ज़्यादा शिया सुन्नी का बलवा चल रहा है, आपको पता होगा। जो कोई रियल में तो कोई इंसानों के इंसानों से ऐसी लड़ाई नहीं है कि कत्ल कर देना बहुत ज़रूरी हो जाए, लेकिन पावर ग्रैब करने के लिए, वॉरलॉर्ड बनने के लिए लोग कहते हैं हाँ उन्होंने ये किया है, आओ हमें उन्हें मारे। एक बंदा उठ के बोलता है, उसके पीछे आ जाते हैं 100 बंदे, बंदे को पावर महसूस होती है, और वो कोकेन या कुछ भी क्या ऐसा नशा होगा जो वो नशा होता है कि 100 बंदा तुम्हारे पीछे हो और जाके तुम पेल दो किसी को ऑफिस में घुस के कि भाई तुम मराठी नहीं बोलता, दे हेड चपेट चपेट चपेट। वो सामने से बोलने की कोशिश भी करे तो चपेट, ठीक है। ये वाला रोब झाड़ के जो नशे चढ़ते हैं, इस रोब के जो नशे हैं, वो अगर एक छोटा मोटा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल लेते हैं, छोटे भैया नेता, उसी बंदे को कुत्ता नहीं पूछ रहा होगा गली में, अगर वो ये लैंग्वेज पॉलिटिक्स ना करे, उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी कुत्ते के बराबर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जहां वो बंदा लैंग्वेज पॉलिटिक्स में, किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं एक एवरेज बात, एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो कुछ और लोग जाति के नाम पे कि हम तो ये वाली जाति हैं, एक सर्टेन जाति के लोग आजकल फुल फोर्स में आए हुए हैं कि हमें सुपीरियर सबसे बड़े, ठीक है। वो बंदा जाति का नेता बना हुआ है, उस बंदे की क्या वैल्यू है अगर वो जाति से उसे अलग करके हटा दिया जाए तो? इंडिविजुअल लेवल पे उसका क्या स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन सोसाइटी में, या क्या लीडरशिप है उस बंदे की, उसने क्या ऐसा लीड करके कुछ अचीव किया है? तो ये सारे होते हैं बेसिकली गलीबल लोगों को इमोशनल लेवल पे यूज करने के। और जो बंदे उस सेना में भर्ती हो रहे होते हैं, सेना मतलब या वो जो भी गैंग बन जाता है उसमें जो घुस रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, उनको भी मजे आ रहे होते हैं, क्योंकि लोग उनके पास या तो काम करने के लिए नहीं है, या तो अगर है तो भी उनको मजे लेने का मन है। अगर मान लो कोई एक मराठी व्यक्ति है जो क्योंकि मराठी की बात हो रही है, वो भी हाँ यार मराठी तो मेरी भी लैंग्वेज है, चला जाएगा, थप्पड़ मारने को भी मिल जाएगा उसको, क्योंकि वो गैंग में है। एक गैंग माइंडसेट भी जो होता है, ग्रुप माइंडसेट जो होता है, वो भी वहां पे आ जाता है। तो ये वाला जो बात है ना कि लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे लैंग्वेज के लिए। इंसान जैसा हरामी जानवर इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, दिक्कत ये है। और इंसान मैं भी हूं और इंसान बाकी सारे भी हैं। जब गिरने पे आए ना, 2 नंबरी करने पे आए, तो बहुत ज्यादा गिर के 2 नंबरी कर देता है। और ये जो लैंग्वेज के नाम पे जो होता है ना, यार एक एवरेज बंदा बैंक जा रहा है, उसको नहीं अगर बोलने आती, अब लैंग्वेज कोई ऐसी चीज तो है नहीं ना कि ये पानी पी, ये हमारा, ये वट एवर प्योर पानी है, इसको पी के जो जो नहीं पिएगा वो ये वो बंदे का पुत्र नहीं बनेगा, इसको पी, और वो पीता है और वो बन जाता है, ठीक है। और ये आपको सारे जगह पे मिल रहे हैं, कर्नाटक में भी मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मिल रहे हैं। यही काम पंजाब में, वो जो बंदा अभी अरेस्ट हो गया, गगनपाल पता नहीं जो भी, अमृतपाल जिसका नाम था, वो कह रहा पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए पंजाब के अंदर। तो ये सब जगह मिलेंगे आपको। इनको करना क्या? कौन था अमृतपाल? कोई नहीं था। उसने ये सारी बातें चालू करनी शुरू की, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करनी शुरू की, बहुत बड़ा नेता बन गया, पूरे देश में नून बन गया, और जगह लोग यही वाली लॉटरी दोबारा खोल रहे हैं अपने अपने लिए। ये अगर आपको आपकी आइडेंटिटी के नाम पे कोई रैली करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे कि क्लियरली कोई बहुत बड़ा अत्याचार नहीं हो रहा आपके ग्रुप के साथ, मान लो आपकी स्टेट में दूसरे स्टेट के लोग आते हैं और वो आपकी भाषा नहीं बोल पाते, फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट है, मुझे नहीं लगता कि जो जो व्यक्ति, बच्चा पैदा ही महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के स्कूल में गया है, महाराष्ट्र की एजुकेशन ली है, वो बड़ा होके मराठी नहीं बोल पा रहा होगा, ठीक है। आई मीन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं इंडिया में जो इंडिया में ही पैदा और बड़े हुए और उनको हिंदी ढंग से बोलनी नहीं आती, वैसे लोग भी हैं। लेकिन इन जनरल पॉपुलेशन की बात हो रही है। अब जो पहली जनरेशन में आया है, वो बेचारा कहीं से नौकरी ढूंढेगा, थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके कहीं कर्ज किराए विराए पे घर लेगा, जुगाड़ करेगा रहने का, उसके बाद 10-20 साल काम करेगा। 10-20 साल काम करने के बाद अगर उसका सब कुछ सही चला, सारे पैसे वैसे जोड़ पाया, कोई बड़ा नुकसान नहीं हो गया, तो कहीं ना कहीं से बैंक की डाउन पेमेंट का जुगाड़ करेगा, एक छोटा मोटा घर लेगा, ठीक है, बच्चों को मुश्किल से पढ़ा पाएगा, एक आम इंसान। और ये मैं एक एवरेज जिंदगी बता रहा हूँ, गरीब लोग तो ठेला ही खींचते रह जाते हैं पूरी जिंदगी शहर जाके। तो इन लोगों के पास लैंग्वेज सीखने का टाइम अपनी जिंदगी में कब है, मेरे को ये बताओ। और व्यक्ति ना जब किसी नई जगह जाता है तो वो अपनी ही कम्युनिटी में रह के रह जाता है, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है लोकल कम्युनिटी में घुलने मिलने का। ये चीज़ नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह पे है। तो लैंग्वेज सीखने का उतना मौका ही नहीं मिलता। जो बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है प्रॉपर उस स्टेट की लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ स्कूल में भी पढ़ाई जाएगी और बच्चे भी बोल रहे होंगे, दोस्त बनेंगे लोकल, तब जाके वो धीरे धीरे, क्योंकि वो ग्रो होता है उसमें, वो लैंग्वेज सीख पाता है। इट्स नॉट दैट सिंपल। और लोग इसको सिंपल बना के अपनी राजनीति चमकाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। मराठी नहीं बोलोगे, कन्नड़ नहीं बोलोगे, तमिल नहीं बोलोगे,
सब जगह यही चल रहा है। तो कोई भी व्यक्ति, और मान लो जो इमिग्रेंट्स आते हैं जो काम करते हैं किसी भी स्टेट में, और वो अगर नहीं बोल पाते, तो मराठी लोकल लोगों का उससे क्या नुकसान हो रहा है? वो पहले भी मराठी नहीं बोलते थे, आपके स्टेट में आके काम कर रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हमारे देश में, हमारे स्टेट में ऐसी पॉपुलेशन बढ़ रही है जिनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, बट उन्हीं लोगों की सेकंड जनरेशन आपकी लैंग्वेज बोलना शुरू हो जाएगी। जैसे जो इंडियंस इंडिया से बाहर जाते हैं, उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन जो बाहर बस जाते हैं, वो अंग्रेजी ही बोलते हैं घर में भी। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। आपको चूतिया काटा जा रहा है अगर आपको कोई भी बंदा ये बोलता है कि हमारी लैंग्वेज का ये वो हो रहा है क्योंकि ज़्यादा लोग बाहर के आ रहे हैं। ठीक है, निकाल दो सबको, भगा दो, आपकी स्टेट भी डूब जाएगी इकोनॉमिकली। मुझे मुझे कोई घंटे की दिक्कत नहीं है। मुझे इंडिया में, मैं तो जो मेरी सोच है वो बता रहा हूँ। रिजर्वेशन के बारे में भी यही सोच है, कंट्री को जितना डुबाना है डुबाओ, जितना रिजर्वेशन बढ़ाना है बढ़ाओ, डुबाओ। मैं तो इन सारी चीज़ों से बहुत पहले आज़ाद हो गया था। मैंने स्कूल डेज में रियलाइज कर लिया था, अगर तुम्हारे अंदर उड़ने की कैपेबिलिटी है, किसी का बाप नहीं तुम्हें रोक सकता उड़ने से, ठीक है? और अगर तुम रुक नहीं सकते, तुम्हें नहीं उड़ सकते, तुम्हें सहारा ही चाहिए, तो तुम पूरी जिंदगी सहारा ढूंढोगे। सिंपल बात है ये। मुझे पता है बहुत दूसरी साइड पे चला गया जवाब और काफी लंबा हो गया। एनीवे, लेट्स 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 मूव ऑन। मैं नहीं जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपने रूट से जुड़े रहे। वो लोग जुड़ते नहीं है, ठीक है? अपने बच्चों को जुड़ने भी खुद पेरेंट्स नहीं जुड़ने देते। उनको चीजें पढ़ाते नहीं है, उनको सिखाते नहीं है। आप माधुरी गुप्ता का ही केस ले लीजिए या ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा की मदर बचपन में ही फादर को छोड़ के चली गई, तो वो अकेली फादर के साथ ठीक पली है, बड़ी है। तो एक वो एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है अगर माँ का साथ हो जाए। टोटली अंडरस्टैंडेबल बात है भाई, वल्नरेबिलिटी बहुत हाई चली जाएगी। अबैंडनमेंट का बहुत तगड़ा साइकोलॉजिकल वो बन जाएगी कि कोई मुझे अबैंडन कर देगा। ये बहुत तगड़ा मेंटल एफयू है। वल्नरेबिलिटी है। दूसरी माधुरी गुप्ता, दोनों पेरेंट्स नहीं, 40 साल से ऊपर उम्र हो गई थी, उनकी शादी ही नहीं हुई थी, उन्होंने मतलब लोनलीनेस, शादी नहीं की थी। अब उसको ठीक किसी है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं लेके जाना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक अलग वल्नरेबिलिटी है कि यार आपके फैमिली में आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं है, या ठीक है? लोनलीनेस वन ऑफ द बिगेस्ट, स्पेशली फॉर अ वुमन। लाइक एक थोड़ा सा ना मर्द और औरत के नेचर में फ़र्क होता है, और ये कोई शोविनिस्ट बात नहीं है, एंथ्रोपोलॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ। मर्द के लिए फिर भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अलोन टाइम ज़रूरी होता है। सोसाइटी में रहने के लिए जिस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, वुमेन के लिए सोसाइटी के साथ जुड़ के रहना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंट होता है मुकाबले एक मैन के। मैन फिर भी लोनर हो सकते हैं, आपको शायद ही कोई वुमेन, क्योंकि आपने देखा होगा कैसे मोहल्ले में जो औरतें होती हैं उनकी आपस में दोस्ती वोस्ती हो जाती है। जो पापा लोग होते हैं या अंकल लोग होते हैं उनकी नहीं होती है आपस में एक दूसरे की दोस्ती, लेकिन आंटियों की हो जाती है, क्योंकि वुमेन का साइकोलॉजिकल नेचर एक कम्युनिटी बनाने का होता है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू ये ऐसा हुआ है। तो जब ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, ये प्रोफाइलिंग करती हैं कि किसको हम ट्रैप कर सकते हैं, कौन ज्यादा वल्नरेबल है। तो ये इस तरह के केसेस होते हैं, ये ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। माधुरी गुप्ता के केस में वो आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर थी, लेकिन उसको भी उन्होंने जब प्रोफाइलिंग की तो मालूम चला कि बचपन में पेरेंट्स गुजर गए, भाई बहन अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग बिजी हैं, ठीक है? उनके साथ कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। सो बेसिकली शी इज अलोन। तो एक जो लोनलीनेस है, उस लोनलीनेस का फायदा उठाया जाता है, उस वल्नरेबिलिटी का। आप दिन में कितनी देर काम करेंगे? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। उसके बाद जो है आप वल्नरेबल हैं, किसी को तो ढूंढोगे, उस टाइम को यूज किया जाता है, उस वल्नरेबिलिटी पार्टनर ढूंढोगे, इमोशनल बॉन्ड बनाने के लिए किसी न किसी को आप ढूंढोगे। को यूज किया जाता है आपको सेक्स पियोनाज के लिए और हनी ट्रैपिंग के लिए। और हनी ट्रैपिंग सिर्फ मर्दों की नहीं होती, औरतों की होती है। ज्योति मल्होत्रा के साथ भी देखिए वैसा ही सिमिलर केस था, और ज्योति मल्होत्रा के साथ शादी की बात की गई, उसके साथ शादी की भी इसने, और उसकी बीवी ने शादी कराई, ठीक है? बिकॉज उसके और उसकी बीवी के लिए एक जॉब है, एक टास्क है। वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो आप जिसको एक हस्बैंड वाइफ के पैरामीटर पे टेस्ट करेंगे, नहीं। और वो अपने मिशन को लेकर के था, उस रिलीजन में भी परमिशन है, वहां पे परमिशन है इस चीज की, एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, और उसको ज्यादा अच्छा बताया गया है कि भाई जितनी ज्यादा करो उतना ज्यादा बेटर है। जब वो रिलीजियसली सैंक्शनड है, स्टेट के काम में आ रही है, और वो हमारा जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है, तो बीवी ने ओके कर दिया, शादी करी, हनीमून पे बाली और वो जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है वहां पे वो लोग गए भी। ये ज्योति मल्होत्रा और ये दानिश, ये दोनों गए वहां पे, वहां से आए। लेकिन उसने क्या बोला? उसने कहा कि भाई तुम ज्योति मल्होत्रा ही बन के रहो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी बीवी बनने की, मतलब पब्लिक की नजर में तुम ज्योति मल्होत्रा ही रहो। भाई डिफेंस की क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही हैं,
डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में जाना, वहां से तस्वीरें खींचना। अब कैंटोनमेंट में आने में कोई पाबंदी तो नहीं है, ठीक है, भाई इंडिया इज अ फ्री कंट्री। ओके एक चीज़ तो मैं बताता हूँ, जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि भाई कैसे कोई ऐसे फंसा सकता है, हमें कोई ऐसे बोलेगा तो हम थोड़ी फंस जाएंगे, आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ नहीं होगा, इसलिए आपको नहीं पता। जब कोई पहली बात, जब आपके अंदर किसी ना किसी तरीके की अबैंडनमेंट इशू हो, लोनलीनेस का इशू हो, पहली चीज़ तो ये साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। दूसरी चीज़ ये, वैसी सिचुएशन में आप जब अकेले हो, कोई आपको रिस्पेक्ट शो करना शुरू करता है, कोई आपको अटेंशन देना शुरू करता है, कोई आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आता है, वट जिस भी तरीके से आपको एक तरीके से खातिरदारी सी करनी शुरू करता है। मैं राइट वर्ड नहीं सोच पा रहा, खातिरदारी वैसे सही वर्ड नहीं है, पैम्पर करता है इन अ सर्टन वे, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। आप इमोशनली उस चीज़ को सोचने के ही सोच पाओगे। आप वो जो सिनिकल माइंड होता है ना, वो एक्टिवेट वहाँ पे अगर होगा भी तो वो दब जाता है, क्योंकि हम बाय नेचर हमारी हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि चलो चीज़ें अच्छी होंगी। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साफ रेड फ्लैग्स देख के भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, चीज़ों में। और अगर कोई बहुत ही जिसका हाथ बहुत साफ है इन सारी चीज़ों में, जो ट्रेंड है ये चीज़ें करने के लिए, वो तो बड़े सफाई से आपको कर देगा काम। तो ये, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, जज कर रहा है कि वो फंस गई, हम तो नहीं फंसते, ये वो, ऐसा नहीं होता। जब एक्चुअल में चीज़ें होती हैं, व्हेन रबर मीट्स द रोड, वो एक डिफरेंट ही सिचुएशन होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उसने गद्दारी की तो वो जस्टिफाइड है उसका करना, बट ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल नहीं है ये चीज़, ये मेरा कहने का मतलब है। दूसरी एक मैं बात ये करना चाहूँगा जो इन्होंने बोली कि नहीं जोड़ते सोसाइटी से, ये एक बड़ा ही डेलिकेट बैलेंस है। हम मॉडर्निटी की तरफ और मॉडर्न लाइफ की तरफ, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की तरफ, लाइफ के चेंजिंग वेज की तरफ जो भाग रहे होते हैं ना, तो पीछे जो छूट रहा होता है ना, उसको हम काइंड ऑफ वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते ज़िंदगी की दौड़ में। और पेरेंटिंग जो है ना, वो दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब है। ये आप कैसे भी करके, अगर आप जब एक लेवल पे पहुंचोगे, जब आप ज़िंदगी में 40-45, मैं तो 45 का नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने कभी इससे गुजरे हो या फिर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, तो आपको रियलाइज़ होगा पेरेंटिंग इस दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और मुश्किल काम है। आप इंसान बना रहे हो बेसिकली, एक जो ह्यूमन बॉडी है उसको सोसाइटी के अंदर लाइक फिट होने वाला एक प्रॉपर इंसान बना रहे हो, वो आपका काम है। कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हो आप एक इंसान का। और हमारी सोसाइटी में 99% लोग जो पेरेंट बनते हैं, उन्हें कोई क्लू नहीं होता इस चीज़ के बारे में। कुछ लोग बाय लक और बाय देयर एनवायरनमेंट समहाउ दे गेट बेटर ट्रेनिंग, बेटर सर्कमस्टांसेस उस चीज़ को प्रॉपरली फुलफिल करने के लिए। और एक बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनको सिर्फ दिन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पेरेंटिंग के जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेने का कभी मौका ही नहीं मिल पाता। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये शायद अगर हम कभी एक डिसेंट अर्निंग वाली कंट्री बन पाए, जो और उसके अभाव में सोसाइटी का काम होता है उस चीज़ को शेप करना, बट वो भी विदर अवे हो रही है हमारे देश में आज के टाइम पे। तो आई होप इसके लिए दूसरे तरीके बनेंगे जो इन कमियों को पूरा करेंगे। और लास्ट बात मैं ये, जिससे पहले कि आगे जाएं, ये करना चाहता हूँ कि मैं इसीलिए वैभव की तारीफ कर रहा था, क्योंकि देखो, इन्होंने सिर्फ ये चीज़ नहीं बताई कि ये एस्पिनाज हो गया, इन्होंने उसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजंस, कॉन्टेक्स्ट बताया। ये मैंने अब तक किसी को बताते हुए नहीं सुना है। ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं कह रहा था कि ही इज़ वन ऑफ दोज एनालिस्ट इन इंडिया जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आप भी कैंटोनमेंट में जा सकते हैं, मैं भी कैंटोनमेंट में जा सकता हूँ, कोई भी कैंटोनमेंट में जा सकता है। अलग अलग दिल्ली कैंट में क्या मैं जाऊंगा तो मुझे क्या गोली मार देंगे? नहीं भाई, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो वहां पे देख करके बताना है कि यहाँ क्या चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है। और देखिए, जो हमारे यहाँ ना एक बीमारी है यूट्यूबर्स को, ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये सबसे पहले बोलेंगे प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। भाई मैं तो मुझे तो याद ही नहीं रहता बोलना। मैंने शायद पता नहीं कुछ ही वीडियोस में कभी याद रहा होगा तो बोला होगा, बट मुझे जनरली याद ही नहीं रहता एट द एंड ऑफ द वीडियो ये बोलूँ कि सब्सक्राइब कर लो। बट कर लेते हैं लोग फिर भी यार, बढ़िया है। प्लीज फॉलो कीजिए, प्लीज फॉलो कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।
जब ये सब कर लेंगे, जब इनके 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख जितने भी इनके सब्सक्राइबर हो जाएंगे या फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो उन्हीं सब्सक्राइबर्स को बोल देंगे कि इतने मेरे फैन हैं, उन सब्सक्राइबर्स को फैन बना देते हैं। ये इतना क्रिंज वर्ड है फैन, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं डिस्कस कर रहा था एक और श्वेताब की वीडियो में, श्वेताब ने भी ये बात उठाई थी कि भाई मुझे फैन वैन बोलना पसंद नहीं है। फैन कौन होता है यार? कौन फैन है भाई? कोई इतना क्या अचीव कर लिया हमने? ऐसा कौन सा हुआकिन फीनिक्स के जोकर वाली परफॉर्मेंस दे दी कि फैन बन जाएंगे लोग? भाई कोई आपका फैन नहीं है। अगर डिफेंसिव ऑफेंस पे 18 लाख लोग सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर है, मेरे फैन नहीं है। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिनको मेरे व्यूज नहीं अच्छे लगते होंगे। मैं भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स देखता हूँ, ऐसा बहुत सारा कंटेंट देखता हूँ जो मुझे नहीं पसंद है, ताकि अच्छा मैं देखता क्यों, ताकि मैं जान सकूं कि यार दूसरी साइड चल क्या रहा है। मैं पाकिस्तान की डिबेट्स देखता हूँ, क्यों? उसमें जो इंडिया के खिलाफ वो बातें कर रहे होते हैं, बिना सिर पैर की बातें कर रहे होते, क्या मैं उससे एग्री कर रहा होता हूँ? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन आपको पता चलता है कि वो स्टेट सोच क्या रहा है इस सोचती समय, कैसे है वहां वो के लोग? किस तरह का सोचते कैसे? प्रोपेगेंडा अपने यहाँ कर रहा है। तो मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो क्या मैं उनका फैन हो गया? सब्सक्राइबर फैन नहीं होते, वो आपके सब्सक्राइबर है, उनकी वजह से आपका घर चलता है। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपने दिमाग में गलतफहमी पाल रखी है कि उनके सब्सक्राइबर उनके फैंस हैं या उनके फॉलोअर्स उनके फैंस हैं, ये गलतफहमी उनको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए और ये बोलना बंद करना चाहिए कि जी इतने यार ये बोलने के लिए ही क्या भाई गॉल चाहिए या पता नहीं क्या चाहिए? ये तो मेरे ये एक सर्टेन क्वालिटी है जो ऑडेसिटी चाहिए ये बोलने के लिए। फैंस हैं। तो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छा मुझे भी कई बार गवर्नमेंट कई बार वो इवेंट्स वगैरह करती है, वहां बुलाते हैं कि जी हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं, तो वैभव जी हम चाहते हैं आप भी आइए। मैं मना कर देता हूँ, मैं कभी नहीं गया आज तक, कभी भी नहीं गया। रिकॉर्ड है, मुझे कई बार बुलाया गया है। कई बार बीजेपी ने कराया, मैं नहीं गया हूँ, गवर्नमेंट ने कराया, मैं नहीं गया हूँ, आरएसएस ने कराया, मैं नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता मैं उस तरह के इवेंट्स में? इसलिए नहीं जाता बिकॉज मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ। मेरा काम एनालिसिस करना है, आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। मुझे उन इश्यूज के ऊपर एनालिसिस करना है जिन इश्यूज के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया एनालिसिस नहीं करती है, बट उसको मिर्च मसाला लगा करके एक कहानी बना करके प्रेजेंट कर रही होती है, वो माल बेच रही होती है। आई थिंक इन्फ्लुएंसर वर्ड ना एक तरीके से बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है आज के टाइम पे। इन्फ्लुएंसर यार प्लेटो जैसे बंदे थे जो आज भी 2600 साल बाद भी उनके दिए गए प्रिंसिपल्स के ऊपर लाइक बात हो रही है। चाणक्य जैसे लोग थे जो इन्फ्लुएंसर थे। ये क्या टुच्चे इन्फ्लुएंसर है, इनका नाम इनको जो इन पे हंसने के लिए इनकी वीडियोस देखते हैं कौन सा सुपरस्टार है वो? ऐसे ऐसे भी इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं जो नाली का पानी पी रहे हैं। क्या और मिसयूज वर्ड। इन्फ्लुएंसर, और जिनको ये इन्फ्लुएंसर मानते भी हैं, वो कौन सा इन्फ्लुएंसर है? कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। एग्जैक्टली। जिसको गलत फहमी है कि वो बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो चुनाव लड़ ले, वो चुनाव लड़ ले, पता चल जाएगा कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक्चुअली। यार बाप बेटे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, माँ बेटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, मैं अपने घर में 4 लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, और मैं आप कहते कि यार मैं समाज को इन्फ्लुएंस करता हूं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं, क्योंकि इनके बारे में एक हाइप बनाई गई है, सरकार खुद उस हाइप से ग्रस्त है, उस हाइप का शिकार है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो उस हाइप का शिकार है। तो वो जो इस तरह के होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, ज्योति मल्होत्रा टाइप वीलॉगर्स, इनको जो है वो सीरियसली लेते हैं, इनको बहुत इज्जत मिलती है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये आपके 2.5 लाख फॉलोअर हैं, अच्छा जी आइए 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 बैठिए। उनको कहीं भी एक्सेस मिल जा रही है। ये तमाशा बंद होना चाहिए। चाहे किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर हो, चाहे 10 करोड़ सब्सक्राइबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हर किसी की प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। आपने हर चीज को रेगुलेट किया है ना, सोशल मीडिया को भी रेगुलेट कीजिए। ये रुकेगा नहीं पर इस तरीके से ये सदा से ही रहा है। जो चीज़ जिस टाइम पे करेंसी होती है ना, वो जिसके पास है उस वक्त की करेंसी उसको रिस्पेक्ट मिलती ही है। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, और ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है जो इसको कि रोक दिया जा सकता है कि इसको रोक दो, क्योंकि तो फिर ह्यूमन नेचर को एक तरीके से डाइवर्ट करने वाली बात हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स। किसने मना किया है? ज्योति मल्होत्रा का केस जो है ये, अगर आपने अब सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसके ऊपर कोई बाउंडेशन लगा दीजिए या आप ये डिसाइड करना शुरू कर दीजिए कि भाई कौन क्या बोलेगा, बट जो भी आप हर चीज के लिए आप लाइसेंसिंग करते हैं ना, इसके लिए भी करिए ना लाइसेंसिंग। क्यों नहीं करते? हर किसी को कहिए रजिस्टर करे, स्पेशली जो इंडिया के बाहर जाते हैं लोग, जो पाकिस्तान हाई कमीशन जाते हैं, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स। ओके,
आई डोंट थिंक मैं इस बात से एग्री करता हूँ या नहीं करता कि इसके लिए भी लाइसेंसिंग होनी चाहिए. इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ये रही है हिस्टोरिकली, स्पेशली जब जब से रिफॉर्म हुए थे उससे पहले, कि इंडिया में कहा जाता है लाइसेंस राज है, जिसने कि इंडिया की ग्रोथ को एक तरीके से जकड़ रखा था, निकलने नहीं दे रहे थे. उस अभी भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जिंदा ही है, उस चीज़ का एग्जिस्ट ही करता ही है. लेकिन उसमें जब थोड़ी थोड़ी ढील देनी शुरू हुई है तो जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो थोड़ा सा अनलॉक होना शुरू हुआ है. तो आई डोंट थिंक लाइसेंसिंग इज़ द करेक्ट वे. ऐसी बात नहीं है जो लोग ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं उनका कोई ट्रेस ही नहीं है, उनको उनका आईपी एड्रेस होता है, उनका जिस अकाउंट के थ्रू वो बना रहे हैं उसमें उन्होंने उनकी पर्सनल डिटेल्स डाली हुई होती हैं. तो अगर इस तरीके की कोई ट्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को तो वो कर सकते हैं ट्रेस. लाइसेंसिंग से तो बस सिर्फ ये हो जाएगा कि अब जिसके पास ज़्यादा साधन है वो कर सकता है. और ये बात नेसेसरी नहीं है कि जो बुरा इंसान है उसके पास साधन नहीं है. साधन तो होते ही हैं बुरे इंसानों के पास भी. तो आई डोंट थिंक ये चीज़ जो होगी ये सॉल्व करेगी. आई थिंक ये बात वैभव भाई ने थोड़ा फ्लो में बोल दी है. जो इनके हाई कमीशन में जाते हैं वहां बैठते उनकी उनकी प्रोफाइलिंग कीजिए ना, पता तो चले कि ये लोग कौन है. ये जो अमन की आशा का गाना गाते हैं, आपको द वायर को बैन करना पड़ा ना, तो पहले क्यों नहीं किया था? हम तो कब से चीख रहे हैं. तो सरकार को इन चीजों को सीरियस. फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक आप एक हद से ज़्यादा नहीं दबा सकते. वायर तो ऑफ कोर्स मैं भी एग्री करता हूँ, मैंने बहुत गालियाँ दी हैं उनको बहुत पहले से. वायर लिटरली यार एक टोटल लाल सलाम चल रहा था फुल भाई. पता नहीं है गवर्नमेंट ने क्यों उसको छूट दे रखी थी कि करने की. लेकिन हाँ, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच ही है. एक लाइन होती है, वो वेट कर रहे होते हैं अगर ये लाइन क्रॉस करेंगे तो हम इन्हें उठा लेंगे. वो फाइनली हो गया. लेना पड़ेगा. और ये सेक्सपियोनाज है. ये इसी तरह की वल्नरेबिलिटीज जो माधुरी गुप्ता या ज्योति मल्होत्रा की जो पर्सनल लाइफ में होती हैं उनको एक्सप्लॉइट करके ये यूज करते. अब और अगेन देखो, ये तो चलो ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी तो ये फंस गई. जो माधुरी गुप्ता थी वो तो आईएएस थी, आईएफएस थी, आई मीन वो कैसे फंस गई? उनको कैसे रजिस्टर कराओगे, उनको कैसे लाइसेंस दोगे? आईएएस का तो राज ही चलता है दुनिया में कह रहा हूँ, इंडिया में अभी भी सेम ब्रिटिश स्टाइल वाला. ब्रिटिश के जो लिटिल प्रिंसेस थे ना जो यहाँ पे आईएएस बने हुए थे, सेम वही आईएएस का सिस्टम आज भी चल रहा है. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, वो बेसिकली लिटिल प्रिंसेस हैं. ये कॉलोनियलिज्म की सौगात है जो हम आज भी घसीट रहे हैं जिसकी लाश को. तो आई डोंट नो, ये पूरा सिस्टम ही यार चेंज होना चाहिए. ये उसको कैसे करोगे आप लाइसेंस? उनके पास तो पावर इतनी ज़्यादा है. तो अब वो भी निकल गए जासूस. मल्होत्रा जेल में जाए, अब वो माधुरी गुप्ता जेल में ही है. इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर थी, रहेंगी पूरी जिंदगी जेल में. उन्होंने उठा करके इंडिया के जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो कम्युनिकेशंस हैं, वो उठा के शेयर करनी शुरू कर दी. तो अपने स्टाफ की भी तो प्रोफाइलिंग कीजिए. हमारे यहाँ तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज में चला गया उसको आप छू भी नहीं सकते, आप उसकी लाइफ में झांक भी नहीं सकते. एग्जैक्टली वही कॉलोनियलिज्म का चूतियापा चल रहा है अभी भी. प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, क्योंकि जो यूपीएससी जिसने क्लियर किया है वो कोई आम इंसान तो है नहीं. वो तो देवराज इंद्र हैं धरती में साक्षात, जितने भी क्वालिफाई कर रहे हैं. और हमारी जनता भी मूर्ख है. मैं देखता हूँ अक्सर वो रीलें आती रहती हैं, कोई लड़की होती है, कोई लड़का होता है, उसने क्वालिफाई किया होता है, वो कहीं कोचिंग में जा रही होती है तो उसके स्लो मोशन में रीलें बन रही होती हैं. हाँ, पावर ऑफ आईपीएस, पावर ऑफ आईएएस, इस तरह की वाहियात वो लगा करके. यार पावरफुल जनता होती है, लोकतंत्र है ये. लोग अमेरिका को गालियां देते हैं ना, जो हमारे देश में कि अमेरिका ये है वो है, गंवार होते हैं वहाँ के लोग, अनपढ़ होते हैं, उनमें दिमाग नहीं होता. ये वो भाई वो बहुत आगे हैं हमसे. वो इस तरीके के चुतियापे करके गवर्नमेंट ऑफिशियल को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे होते. वो इस बात के लिए लड़ रहे होते हैं कि अगर गवर्नमेंट टायरेंट बन गई किसी दिन तो हमारे पास गन होनी चाहिए सेकंड अमेंडमेंट के राइट के लिए, ताकि हम अपने आप को डिफेंड कर पाएँ. ये अलग बात है कि गवर्नमेंट की फोर्सेस से नहीं कर पाएंगे डिफेंड वो, ठीक है, लेकिन उस ज्योति को दिल में तो जला के रखते हैं, उस आग को. फ्रीडम के लिए जाके भाई पुलिस वाले से बहसते हैं कि भाई क्यों यहाँ पे मैं कर नहीं सकता ये चीज़, ये वो, ठीक है. एक खुद के होने की और खुद की वैल्यू होने की एक दिल के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो है. हमारे यहाँ सब चटोरे हैं भाई, सबको गांड चाटने का शौक है, ठीक है. ये क्या है, ये जो आईएएस के ऊपर रील बनती है, ये कौन लोग बनाते होंगे? आपको क्या लगता है? इनसे घंटा जिंदगी में कुछ नहीं उखड़ा होगा. इन्होंने एडिटिंग सीख ली ऑनलाइन, कोई इतना बड़ा काम है नहीं. ऑनलाइन किसी और की डिक राइडिंग कर करके
पोस्ट डालते रहते हैं, उस पर इनको व्यू मिल जाते हैं। जो देखने वाले हैं वो इनसे भी बड़े गंवार है कि वो ये सब देख रहे हैं और इनसे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की, हाई अमाउंट में गंवार लोगों का इकट्ठा होना भी है। उनके हाथ में एक प्रिविलेज है कि वो आपके खिलाफ केस रजिस्टर कर सकते हैं, झूठा या सही। अगर झूठा भी करते हैं तो आपके पास कोर्ट्स हैं इस देश में, और कोर्ट्स में जब इन्हीं ऑफिसर्स को बुला करके जब जजेस बेइज्जत करते हैं, वो रील्स भी, वो क्लिप्स भी वायरल होती हैं। इस चीज को समझिए, इस चीज को समझना चाहिए हम और सबको, जजेस के घर में से भी कैश समझना चाहिए ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कुछ नहीं है, ठीक है, दे आर नोबडीज। गवर्नमेंट को भी इनको सीरियसली लेना बंद करना चाहिए और सबकी प्रोफाइलिंग करनी चाहिए, सबकी प्रोफाइल्स बनाइए, सब एक रेगुलेटरी जो है बॉडी बनाइए जो रेगुलेट करे इसको। अगर आप नहीं करेंगे ये चीज आउट ऑफ द हैंड जाएगी। अभी ऐसा ये हुआ ना, एक वॉर हो गई, लिमिटेड ही सही, उस दौरान कितना प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान से इन्फ्लो होना शुरू हुआ। आपको क्या करना पड़ा, आपको वो सारे हैंडल्स बैन करने पड़े, आपको वो सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स बैन करने पड़े, और इवन फॉर दैट मैटर सोशल मीडिया पे, अच्छा सोशल मीडिया पे आप ट्विटर पे कितने हैंडल बैन करा लेंगे, उनके पास हजारों लाखों बने हुए, उनके पास हजारों लाखों बने हुए, उनके आगे तो मंत्री बैठा है। ये तो मैं आपको एक छोटा सा सेटअप दिखाता हूँ, ये छोटा सा सेटअप सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी PMLN का सेटअप है। ये ISPR का सेटअप इससे 100 गुना बड़ा है, 24/7 काम करता है वो। आपने देखा ये वीडियो, ये वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी का सेटअप है, उस बेसिकली वहाँ की एक पार्टी का IT सेल। सारे इंडियन चैनल्स देख रहे हैं बैठ करके, सारे ग्लोबल चैनल्स देख रहे हैं बैठ करके, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं। आपके पूरे देश के पास ये सेटअप नहीं है, पूरी सरकार के पास ये सेटअप नहीं है। पार्टी की तो बात छोड़ी, पार्टी के पास तो होगा ही, बीजेपी के पास, उनके पास तो है अपना IT सेल, लेकिन क्या IT सेल के पास एक्सपर्टीज है पाकिस्तान को डील करने की? नहीं है। वो फिर कोई कंपनी पकड़ेंगे, यार हमारे लिए ना एक डॉक्यूमेंट्री बना दो, यार हमारे लिए ना ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ये कर दो, यार हमारे लिए ना तुम इसके ऊपर इंडियन आर्मी के लिए कुछ कर दो। यही करते रहेंगे, क्या कहते हैं इसको, मारे मारे फिरेंगे, यहाँ वहां फिर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए जो हम आपको बातें यार ये पर इसमें भी अगेन मेरा थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये है कि पहली बात तो ऑन प्रिंसिपल अगर आप झूठ फैला रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो उससे आप बहुत कर सकते हो, तो सामने वाले का मोराल गिरा दोगे। रियल आई मीन वो भी आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल, क्योंकि हर व्यक्ति को एक सर्टेन, या इवन आर्मी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टेन लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, इनके स्पाइज होते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है हर जगह से, किसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम पे। ज़्यादा से ज़्यादा अभी जैसे आप देख रहे हो, हारने के बाद भी उन्होंने माहौल बना लिया ट्विटर के ऊपर ठीक है, पर कोई भी सीरियस एंटिटी या इंसान या ग्रुप सीरियस कॉन्सिक्वेंशियल उनको सीरियसली ले रहा है? उनकी इस बात को नहीं ले रहा। ग्राउंड पे इफेक्ट क्या आ रहा है? खबर फैलाई थी उन्होंने, इंडोनेशिया ने रफाल खरीदने बंद कर दिया। इंडोनेशिया ने आके बोल दिया कि नहीं हम तो ले रहे हैं रफाल, ठीक है। तो झूठ फैला लेने की, झूठ एक थोड़ी देर की स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर लेंगे वो, ये इतना सब कुछ 100 गुना बड़ा इससे बना लें अपना सेटअप या जो मर्जी कर लें, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर लेंगे और उसका एक टेम्पररी आपको लग सकता है कि हाँ यार ये तो यार इतना झूठ बोल रहे हैं, ये जीत गए जबकि हार भी गए, फिर भी ये नहीं मान रहे। पर उससे हमारा क्या नुकसान है? हमारा रियल टर्म्स में क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। लॉन्ग टर्म में इनका नुकसान है, क्योंकि जब इनका डिल्यूजन टूटता है ना 10 साल बाद या 5 साल बाद, जब जो इवेंट होता है, तब इनका अपनी खुद की गवर्नमेंट से ट्रस्ट जो है वो टूट जाता है, कंटिन्यूसली टूटता चला जाता है। 2 दिन, हफ्ता नहीं हुआ है वॉर रुके हुए, वॉर या जो भी छोटी मोटी वॉर रुके हुए हफ्ता नहीं हुआ है। इनकी आर्मी को, इंक्लूडिंग एयरफोर्स वगैरह, सब को इनकी हरकतें देख के इनके ही लोग गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबने एक्सटेंशन ले लिया, एयर चीफ ने, आर्मी चीफ ने, सबने एक्सटेंशन ले ली, मतलब उसने फील्ड मार्शल बन गया, तो एक्सटेंशन परमानेंट ही हो गई अब तो।
वहीं के लोग दबा के गालियां दे रहे हैं। हफ्ता नहीं हुआ इस चीज़ को ओवर हुए। उसका रीज़न ये है कि एक डिल्यूजन स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर दोगे, पर रियल टाइम ग्राउंड पे जो हो रहा है उसको कैसे फेक करोगे, राइट? रियलिटी को कैसे फेक करोगे? तो एक तो ये है कि ऑन प्रिंसिपल ये चीज़ गलत है अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व हो एज एन आर्म्ड फोर्स। पाकिस्तानी फौजें जो हैं उन्होंने अगर एक झूठ बोलने के लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना रखा है, तो इससे उनकी कैपेबिलिटी आई थिंक इन द ट्रू सेंस हैम्पर होती है। गालियां पड़ती हैं पूरी दुनिया में उनको, पूरी दुनिया में उनको गालियां पड़ती हैं। उनके खुद के लोग सबसे ज़्यादा गालियां देते हैं। तो आई डोंट थिंक अगर इंडिया की भी फोर्सेस उस तरीके के ग्रुप्स बना लें और झूठ बोलना चालू कर दें। झूठ की एक और भी खासियत है कि कितना भी आराम से झूठ बोलो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। तो फिर आई डोंट थिंक ऑन प्रिंसिपल भी ये चीज़ सही है। दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट खुद का डिपार्टमेंट बना ले प्रोपेगेंडा का, वो तो नो, आई डोंट एग्री विद दैट। वो तो फिर उसका इस्तेमाल अपनी जनता पे भी हो सकता है ना, जैसे वो करते हैं ISPR का इस्तेमाल अपनी जनता के ऊपर। और अगर मान लो एक नैरेटिव क्रिएट करना भी है तो आई थिंक आउटसोर्सिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज इस तरीके की चीज़ों में गवर्नमेंट को नहीं घुसना चाहिए। गवर्नमेंट को किसी भी प्राइवेट उद्यम, इस तरीके के उद्यम में घुसना ही नहीं चाहिए। ये मेरा सिंपल एक स्टैंस है। आई डोंट थिंक कोई भी रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट इस तरीके के पर्सनल वो रन करती है। कुछ खुफिया तौर पे कुछ कर रहे हो वो एक अलग चीज़ें होती हैं, खुफिया एक्सपेरिमेंट्स करना, खुफिया चीज़ों को टेस्ट करना वो एक अलग चीज़ होती है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट बना के प्रोपेगेंडा, मेरे ख्याल से ये कुछ ही है, चाइनीज़ हो गए और ये नॉर्थ कोरियंस हो गए, ये हो गए ईरानियन हो गए, यही कुछ, ये सारे पेटी भाई जितने हैं ना, ये यही लोग करते हैं। और पूरी दुनिया में इनको खूब गालियाँ पड़ती हैं दबा के। इनको एक्सेस ऑफ ईविल और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। तो कह रहे आई डोंट हैं थिंक इट्स वो वर्थ आपको इट। करनी पड़ेंगी। जिस तरीके से मैंने 2019 में एक वीडियो बनाया था, मैं वो वीडियो लगा भी देता हूँ। उस वीडियो में मैंने कहा था, जब पुलवामा हुआ था, मैंने कहा था कि जब तक आप बहावलपुर और मुरीद के नहीं जाएंगे ये हमले नहीं रुकेंगे जो इंडिया के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। और आपको फाइनली मुरीद के और बहावलपुर जाना पड़ा। ये बात मैं 2019 में कह रहा था। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, मेरे 2019 का वीडियो है ये। पूरी एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और जिसके लिए देश 2019 पाँच छः छः यार 6-7 साल में बंदा कितना बदल जाता है ना लुक्स वाइज। की जो सरकार है उसकी पेट भी थपथपाई गई और थपथपानी जानी भी चाहिए थी। एक बहुत ही ब्रेव और बोल्ड मूव था वो। लेकिन उसके अंदर भी वही फ्लॉ था, वही कमी थी कि आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की वो उन ट्रेनिंग या कैंप्स या लॉन्च पैड्स पे की जो POK में थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। आपको जरूरत है पंजाब में सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की। जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन दोनों के जो बेसेस हैं वो पंजाब में हैं। लश्कर तैयबा का मुरीद के में और जैश मोहम्मद का बहावलपुर में। तो जब तक आप बहावलपुर और मुरीद के को हिट नहीं करेंगे तब तक ये हमले होते रहेंगे, हम अपने जवान खोते रहेंगे, इस तरह के वीडियोस बनते रहेंगे। आपको और हमको ये सोचना होगा कि क्या हम ये क्वेश्चन अपनी सरकारों से कर सकते हैं, क्या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं क्या वो इतना विल पावर अरेंज कर सकती हैं कि वो पंजाब में इस तरीके के स्ट्राइक्स कर सके। मुझे अपनी देश की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो फौज है, जो एयरफोर्स है, मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है, हम सबको है कि उनके अंदर ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि वो इस तरह के स्ट्राइक्स वहां कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। वो पॉलिटिकल विल आपके पॉलिटिशियंस को ही दिखानी होगी, वो फौज नहीं दिखा सकती, वो फौज का काम नहीं है। देखा आपने वीडियो, ये है करना आपको वही पड़ता है जो हम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको करते नहीं है, आप कोई नई चीज ले आते हैं, लेकिन जब हम कह रहे होते हैं तो आप कर नहीं रहते हो और अपने ट्रोल्स हमारे पीछे लगा रहे होते हैं। ये बस इस बात से मैं अग्री करता हूँ, हाँ, कि ये तो यार कहावत है ना कि प्रॉब्लम की जड़ में जाओ, टहनियाँ पत्ते काटने से कोई फायदा नहीं है। पड़ जाओ इसके पीछे, करना वही पड़ा। लेकिन 6-7 साल बाद किया, इतने अपने सैकड़ों लोग मरवा करके किया, बस यही अंतर है। अगर आप उस समय कर देते तो कम से कम वो जो 200-400 जाने जो इस बीच में 7 साल में गई, कम से कम वो नहीं जाती, वो बच जाती। जिन घरों के वो लोग थे कम से कम उनके घर में आज वो चिराग जल रहा होता। और दूसरी बात ये जो चल रही थी कि जी शाहीन 2 कि भाई पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर हमला कर दिया, और ये और अमेरिका वाला जो प्रेशर वाला था, ये दोनों चीज आपस में इंटरलिंक्ड है। शाहीन 2 जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, लेकिन वो उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो उन्होंने फायर की थी इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने।
और ये बात सही है, ये मैंने वेरीफाई की, शाहीन 2 उन्होंने फायर की थी, और वो फायर इसलिए की थी उन्होंने, और जिसको इंटरसेप्ट भी किया S-400 ने, उसको मार के गिराया भी, वो उन्होंने इसलिए फायर किया था ताकि अमेरिका को एक सिग्नल देने के लिए कि देखिए अभी तो हम बिना वॉरहेड के न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल चला रहे, अगर अब ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो हम न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ भी चला सकते हैं। तो ये एक मैसेजिंग उनको करने के लिए किया गया था ये फायर, और नहीं। और उन्होंने जो टारगेट किए थे अपने ड्रोन्स और ये सारे, वो उन्होंने हरमंदिर साहब, जो कि गोल्डन टेम्पल, जो स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने टारगेट किया कि इसको उड़ाना है। और हरमंदिर साहब के ऊपर अगर बॉम्ब गिरेंगे, हरमंदिर साहब के ऊपर, अब तो खैर पब्लिक में भी ANI के ऊपर जो है, कल वो जो वेस्टर्न कमांड है वहां के जो एक डिव कमांडर हैं, GOC हैं, उन्होंने आकर के उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि जी इन्होंने हरमंदिर साहब को टारगेट किया था, जिसको हमने इंटरसेप्ट करके आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उसको गिराया नीचे। तो उन ड्रोन्स को उन्होंने इसलिए किया था ताकि ये बॉम्ब्स गिराए जाए, और उसी समय उसी के साथ साथ गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है, उसको अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने जियो न्यूज के ऊपर उसको बिठा करके, उससे 3-4 दिन पहले ही इन्होंने उसको बिठाना भी शुरू कर दिया था, और वो वहां पे बैठ के कह रहा था कि जी सिख जो है वो नहीं लड़ेंगे भारत की सेना के लिए, सिख जो है वो सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और उस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा था। और इनका ये था कि चूंकि हमने गुरपतवंत सिंह पन्नू को अपने यहाँ स्पेस दी थी, तो और सिख जो है वो भारत के साथ नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए इंडिया ने खुद जो है गोल्डन टेम्पल उड़ा दिया है। अच्छा, उसके बाद ये प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, उनके पास एपरेटस तो ही ISPR का, उसको यूज कर। कितने हरामी हैं यार, ये कितने हरामी के पिल्ले हैं। आप ये देखो, ये जो इस तरीके की सोच रखते हैं वो लोग। मैंने जब जो सिखों के ऊपर एक जो पाकिस्तान जो सिख्स के खास अंग विशेष के ऊपर झूल जाता है उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे ये सिखों की चापलूसी करते रहते हैं, लल्लो चप्पू करते रहते हैं हर वक्त, ये सोच के कि ये किसी तरह सम हाउ सिख्स में और एक इंडियन स्टेट या जो हिंदू और सिख के बीच में एक वेज ड्राइव करने में कामयाब हो जाएंगे। इन चूतियों को कोई अंदाज़ा ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी का इंडिया का। मैं यही बोल रहा था और क्योंकि इनको समझ में भी नहीं आएगा, इनकी जो बिगेटेड सोच है ना, उस टट्टी से भरे हुए दिमाग में ये बात घुस ही नहीं पाएगी कि दो ऐसी कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं जो एक कोऑपरेशन के साथ रहती हैं, जिनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट कभी आ भी जाए टेम्पररीली, तो वो एक दूसरे के साथ उस चीज़ को सॉर्ट करके आगे भी मूव ऑन कर सकती हैं। सच्ची दोस्ती नाम की भी एक चीज़ होती है, भाईचारा नाम की भी एक चीज़ होती है। इनको नहीं आएगा समझ में, क्योंकि अपनी कंट्री में ना ये इसको मारा, उसके बाद उसको मारा, उसके बाद उसको मारा, कभी अहमदी को, कभी शिया को, कभी पश्तून को, किसी भी बेस पे जो भी बंदा इनके किसी भी टाइप से इनके खिलाफ जा रहा है, बलोच को, वो लड़की थी बेचारी डॉक्टर मारने, उसको बस उठा के अंदर ठूस दिया जेल के अंदर, ठीक है, दी फिर दबा के इनको एक्स चीफ मिनिस्टर जो उनका था बलोचिस्तान वाले ने गालियाँ पूरी अच्छी तरीके से सुनाई कि कैसे तुमने पैंटें उतारी हैं, ठीक है। तो इनका तो मोरल स्केल सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, नीचे ऊपर की तो बात अलग है। पर आप सोच देखो भाई साहब, और जो बाहर बैठ के पन्नू शिन्नू जैसे जो ये बैठे हुए हैं ना, जो ये खालिस्तानी वालिस्तानी के जो ये प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ये तो बड़े छोटी चीज़ की मार है यार। ये तो असाइलम के चक्करों में होते हैं बेसिकली, पैसे वैसे मिल जाए, थोड़ी केस वेस लग जाए। इनकी डिज़ायर्स कुछ और ही छोटे लेवल की है, इस बड़े लेवल पे तो ये कहीं पहुंच ही नहीं रहे कि वो प्रोपेगेंडा पूरी सोशल मीडिया पे ग्लोबली फैलाएंगे, और पूरी दुनिया में जो सिख हैं वो इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमले होने शुरू हो जाएंगे, और इंडिया के अंदर जो सिख है वो वहां से मिसाइल मार रहे हैं गोल्डन टेम्पल पे है इनकी ऐसी की तैसी और कह रहे हैं इंडिया ने 5 मिसाइल छोड़ दी। बड़े हरामी लोग थ्रो कर देंगे, बड़े हरामी। ये इनका प्लान था कि सिखों को इंडिया के खिलाफ ले जाकर खड़ा कर देना। और एक सिखों से फटती बहुत है इनकी भाई, बहुत फटती है इनकी सिखों से। इंडिया की जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर जो सिख यूनिट्स हैं, सिख रेजिमेंट्स हैं, उनको जो है विद्रोह करने पे, बगावत करने पे मजबूर करें, ये इनका बेसिकली गेम प्लान था। आप सोचे कि किस घटिया लेवल तक जाने वाले लोग हैं ये। कल को अगर कोई कंट्री डिसाइड कर ले कि सऊदी अरेबिया से युद्ध करना है, और वो ये कर ले कि यार सऊदी जो अल सऊद फैमिली है, जो रूलर है, इसके खिलाफ वहां के लोकल लोगों को भड़काना है, और वो उठा करके ड्रोन से और मिसाइल से जो है मक्का और मदीना के ऊपर हमले शुरू कर दें, क्या होगा दुनिया में? क्या आप सोच भी, कल्पना भी कर सकते हैं इस चीज की? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप रैशनल लोग हैं, आपके अंदर इंसानियत है, मानवता है। इन जाहिलों के पास कुछ नहीं है। इनके अंदर जो नफरत है, इनकी नफरत इनकी अपनी खुद की रूट से, ये मेरे से और आपसे नफरत नहीं करते हैं, ये अपनी उस हिंदू आइडेंटिटी से नफरत करते हैं।
जो ये चाह करके भी छुड़ा नहीं सकते, अपने अंदर उस कुंठा से करते हैं, उस गिल्ट से करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी। उस गिल्ट से, अपने उन पूर्वजों के उस गिल्ट से ग्रसित हैं, अपनी उस हिंदू डीएनए से ग्रसित हैं, उस कुंठा से ग्रसित है। नाम बदल लिया, सरनेम बदल लिया, सब कुछ बदल लिया। इन्होंने तो पाकिस्तान में एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ ना, इन्होंने, क्योंकि सरनेम तो सबके वही चीमा, चट्टा, सेठी, यही सब है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने बच्चों के नाम में ये गौरव कह रहा हूँ, ये वैभव ने बिल्कुल सही बात की है। आई थिंक ये एक बहुत तगड़ा, ना सिर्फ आइडेंटिटी क्राइसिस, इनफैक्ट अपनी आइडेंटिटी से एक्सट्रीम हेट का एक बड़ा ही यूनिक केस है दुनिया का ये। और ऐसे लोग आपको ना, दूसरा जो ऐसा ग्रुप आपको मिलेगा वो मिलेगा लिबरल वोक वाइट जो लोग हैं अमेरिका या वेस्ट में इन जनरल, वो उनकी जो अपने आप के साथ हेट है ना, ये उस टाइप की एक चीज़ है जिसके कि अगेंस्ट में जाकर ये, जैसे आप वो देखा ना आपने ब्लैक्स के आगे वो कैसे मतलब सजदा ऑलमोस्ट कर रहे होते हैं, अपना मत्था टेक रहे होते हैं उनके आगे, ये करके कि हमने गलती कर दी तुम्हारे साथ, हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी। ये वैसे ही हिंदुइज्म के अगेंस्ट उसी एक स्पिरिट के अंदर खड़े होते हैं। क्योंकि देखो, पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं उनको साबित करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई हम ये हैं वो हैं। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के मुस्लिम्स हैं भाई, वो उन्होंने बैंक नोट्स के ऊपर भगवानों की पिक्चर्स लगा रखी हैं, अपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स एयरपोर्ट्स का नाम रामायण के चरित्रों के ऊपर रखा हुआ है, जबकि वो मुस्लिम है, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है। ये पाकिस्तानी है, रहते पाकिस्तान में है, बट इनमें से कोई पाकिस्तानी नहीं है। कोई कहता है मैं टर्क हूँ, कोई कहता है मैं अरब हूँ, कोई कहता है मैं पता नहीं सेंट्रल एशियन हूँ, क्या हूँ। भाई भाई पाकिस्तानी कौन है भाई तुम्हारी कंट्री में? अच्छा, जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के फेक प्रोपेगेंडा से खुश हो रहे होते हैं वो होते हैं जिनके नाम के आगे राजपूत या कुंवर लगा होगा या कुछ ऐसी, अरे मैंने कुंवर समथिंग समथिंग असलम चट्टा ये वो पता नहीं क्या कुछ देखा, ठीक है। और कहता है कि, और वो धमकी दे रहा है कि इंडिया वालों हमें गुस्सा मत दिलाओ वरना गजनी वापस आ जाएगा। अबे गजनी ने आके तुमको पेला था, तभी तुम्हारे नाम में सिर्फ अब कुंवर रह गया है और बाकी का चेंज हो गया है। हमें थोड़ी पेला था, हम तो यहाँ रह रहे थे मजे से भाई, हम तो दूसरी साइड पे हैं, तुम पेले गए थे। गजनी ने आके तुमको पेला था, और जिसने पेला था स्टॉकहोम सिंड्रोम इनको कवर नहीं करता इनकी कंडीशन को, इनके लिए कोई लाहौर सिंड्रोम बनाना पड़ेगा अलग से। उनके सरनेम हटा करके अपना नाम, यानी बाप का जो फर्स्ट नेम है उसको बेटे का सरनेम बना दिया इन्होंने। ये पाकिस्तान में नया एक दो नंबरी शुरू हुई ये है मैंने भी ताकि ऑब्जर्व किया है। सरनेम ना आए। तो जो कितने शर्मिंदा लोग हैं, बहुत कितने शर्मिंदा। घटिया गलीस लोग हैं, तो ये तो करेंगे ही करेंगे। गोल्डन टेम्पल क्या, गोल्डन इन्होंने जम्मू ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, एक तरीके की ना सेल्फ हेटरेट साइकोलॉजिकल इशू के लेवल पे पहुंच गई है। में वैष्णो देवी के ऊपर नहीं अटेम्प्ट किया, वहां भी अटेम्प्ट किया इन्होंने, वहां पे भी एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के साथ आप डील करते हैं तो पाकिस्तान के साथ आप फिर वैसे ही डील कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आप ये लोग कहते हैं ना कि जब आम इंसान अच्छा, मैं सरकार से भी मैंने ओपनली बोला भी, मैं तो इंडिया टीवी में एक प्रोग्राम पे था, मैंने इंडिया टीवी को उस प्रोग्राम में बोला, मैंने कहा मैं सरकार के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मैं पब्लिकली टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे मैं बोल रहा हूँ कि जो ये सरकार बार बार कहती है ना कि जी हमारा जो रिस्पॉन्स था वो प्रिसाइज था, प्रोपोर्शनेट था। मैंने कहा आतंकवाद का रिस्पॉन्स कभी भी प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, नहीं वो प्रोपोर्शनेट हो सकता है। आतंकवाद का रिस्पॉन्स हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होता है और डिस्प्रोपोर्शनेट ही होना चाहिए। भाई इसराइल जब रिस्पॉन्ड करता है तो क्या प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्स करता है कि जी आपने हमारे यहाँ 4 बंदे मार दिए तो हम भी आपके 4 मार देंगे? यही तो हुआ प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। अमेरिका ने जब ये अल-कायदा ने जब हमला किया ट्विन टावर्स के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो अमेरिका ने क्या किया था कि जी हमारी 2 बिल्डिंगें गिरा दी हैं तो हम भी इनके जाके 2 बिल्डिंगें गिरा दें। उन्हें 3-3 4-4 देश उड़ा दिए। क्यों? क्योंकि आतंकवाद का रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं होता। और डिस्प्रोपोर्शनेट, और आपको करना भी पड़ा ना इवेंचुअली। आखिर वो तो नहीं सुधरे, अपने आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए, भावलपुर में, मुरिदके में और कोटली में और पीओजेके के बाकी एरियाज में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पलट करके उनकी आर्म फोर्सेस ने आपके ऊपर हमला किया। तो फिर आपको डिस्प्रोपोर्शनेट हमले करने पड़े ना, चाहे आपको ड्रोन से हमले करने पड़े हो, चाहे आपको मिसाइल से हमले करने पड़े हो, आपको करने पड़े वहां पे। गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू यानी उत्तरी छोर से, नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में उनका एयरबेस है, वहां से लेकर के कराची के पास सक्खर तक आपको उनके 12-13 एयरबेसेस उड़ाने पड़े ना। तो आतंकवाद का रिस्पॉन्स अगर आप पहले ही ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देते तो ये नौबत नहीं आती। गोल्डन टेम्पल पे हमला करने की कोशिश, इनकी हिम्मत नहीं होती कि ट्राई भी कर लेते। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर पे हमला करने की सोचते भी नहीं, अगर आप पहले डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देते, जो कि आपको देना पड़ा। तो जो इंडिया
कि जो गवर्नमेंट है या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का जो माइंडसेट है ना कि वी आर द गुड बॉयज। एक क्लास में एक बच्चा होता है ना, उसके बाल भी बिल्कुल ऐसे साइड से बिल्कुल चिपक के झड़े होते हैं, उसने घड़ी भी लगाई होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, उसके जूते भी पॉलिश होते हैं, उसके कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरे आयरन किए हुए होते हैं, उसने गर्दन में बोतल भी लटकाई होती है, बैग भी रखी होती है, नोटबुक्स पे कवर भी चढ़ा होता है। ही इज अ गुड बॉय। और उसको क्लास का मॉनिटर भी बनना होता है, और टीचर उसको क्लास का मॉनिटर बनाती भी है बिकॉज इज द मोस्ट डिसिप्लिन, कहते ना गुड बॉय है वो क्लास का। उस गुड बॉय के साथ होता क्या है, आता जाता हर कोई टपली मार के जाता है उसको। यही होता है, ये रियलिटी, ये जीवन है। जीवन वास्तविकता पे चलता है, रियलिटीज पे चलता है, आइडियलिज्म पे नहीं चलती जिंदगी। मूल्यों की चर्चा कर सकते हैं हम, आइडियलिज्म की बातें कर सकते हैं, लेकिन लाइफ आइडियल नहीं है। तो हम इंडिया को बेसिकली, ये जो हमारे बाबू लोगों को इसमें एक्चुअली दो बातें हैं, मूल्य और आइडियल्स जो होते हैं, जो वैभव कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो आइडियलिज्म से नहीं चलती, वो जिस चीज़ से चलती है उसे कहते हैं रियलिज्म। जो वास्तविकता के साथ जीना सीखो, जो थैनोस की हिंदी की लाइन है वो बात सही है, बट आपको उनके साथ जो प्रेजेंट करना होता है ना चेहरा, वो मोरल्स वाला ही होता है। उसका रीज़न ये है, लॉन्ग रन में अगर आप सिर्फ पावर नहीं शो होती, एक सर्टेन क्लास भी शो करना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर आप वो नहीं शो करोगे तो आप बहुत सारे लोगों का कि पीआर वॉर जिसे कह लो आप, वो लूज कर जाओगे कहीं ना कहीं। और होना भी मोरल चाहिए, ऐसी बात नहीं है, जहाँ तक आप मोरल हो और साथ में ताकतवर भी इतने हो कि डंडा देके सीधा भी कर सकें। जो शौक है ना कि हमको वो गुड बॉय बनना है, इसने मरवाया हुआ है। एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है गुड बॉय बनने की, ये दुनिया गुड बॉय। और आई डोंट थिंक गुड बॉय वो होगा जो बस 4 के बदले 4 बिल्डिंग गिरा देगा। गुड बॉय वो होगा, गुड बॉय देखो, गुड क्या है, गुड वो है जो लॉन्गेस्ट टाइम तक लार्जेस्ट लोगों के लिए बेटर हो। अब 4 बिल्डिंग गिरा के वापस आ जाना बेटर है 4 बिल्डिंग के बदले में, या फिर एक्चुअल में पूरा सिस्टम ही तोड़ देना बेटर है? पूरा सिस्टम तोड़ देना बेटर है ना, ताकि वो दोबारा से वो 2 नंबरी करे ही ना। तो वो है एक्चुअली गुड बॉय, जो पूरा सिस्टम तोड़ देता है। जो 4 बिल्डिंग के बदले 4 बिल्डिंग गिरा के हाँ बस 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 करनी है, वो तो एक्टिंग कर रहा है गुड बॉय बनने की, वो है नहीं गुड बॉय, वो एक्टिंग कर रहा है गुड बॉय बनने की। वो एक्चुअल में फट्टू है, वो बच 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 के चलने की सोच रहा है कि नहीं है। अमेरिका गुड बॉय, रशिया गुड बॉय, इसराइल गुड बॉय, चाइना गुड बॉय। आप देख लीजिए ना, दुनिया में जो भी कंट्रीज हैं जो चाइना चूतिया बॉय है। डोमिनेट करती है, उनमें से कौन गुड बॉय है? कोई भी सुपर पावर जो होती है ना, वो गुड बॉयज नहीं बन पा। गुड बॉय कभी सुपर पावर नहीं बना है। हम गुड बॉय थे, सोने की चिड़िया थे, क्या हुआ? इन्वेडर्स आए, आपके मंदिर भी तोड़े, आपके लोगों को कन्वर्ट भी किया, यहाँ पे रूल भी किया, चले गए। आप गाते रहते हैं बैठ के कि हम सोने की चिड़िया थे। चले वाले तो नहीं गए, यहीं मर खप गए। हमारे तो लाइब्रेरीज में इतनी बुक थी, नालंदा में और यहाँ वहां की, 6 महीने तक जो है आग बुझी नहीं, इतनी किताबें थी। कहानियां हैं, किससे कहानियां सुनते रहिए, सुनाते रहिए एक दूसरे को। यू वोंट बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ विद नॉलेज। खुद को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। यू हैव टू बिकम द बैड बॉय, जो आपको बनना पड़ा लास्ट में। आपने एस्केलेशन बढ़ाते गए, आप लास्ट में क्या हुआ? उनका डीजीएमओ कांपते हुए फोन किया ना उसने कि माय बाप बस कर दो अब, सियालकोट और लाहौर तक उड़ा दिया है, मतलब बस कर दो अब। हाथ जोड़ रहे हैं, पांव जोड़ रहे हैं। दुनिया में इज्जत बैड बॉयज की है। दुनिया की तीसरी, चौथी, पांचवी, कितनी भी बड़ी इकोनॉमी बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो चौथी बन गए, तो चाहिए कुछ दिन में तीसरी बन जाएंगे। तो क्या होगा उससे? पैसे आ जाएंगे आपके पास, अच्छी बात है। पैसे से आप इज्जत खरीद सकते हो? नहीं। पैसे से डर खरीद सकते हो? नहीं। इज्जत खरीदने के लिए मसल पावर चाहिए होती है, विल टू फाइट चाहिए होती है, विल टू एस्केलेट चाहिए होता है। बाकी अमेरिका से भाई बहन होए ना प्रीत दुनिया इसलिए डरती है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है? बिल्कुल भी नहीं। अब दुनिया उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से डरती है, क्योंकि उनका जो एक एक फ्लीट है एयरक्राफ्ट कैरियर्स का, बैटल ग्रुप। वो एक दिन के अंदर देश के देश उड़ाने में कैपेबल है वो, विदाउट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। उससे डरते, उससे इज्जत है अमेरिका की, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स की वजह से। दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के एक बैटल ग्रुप से नहीं लड़ सकते। अमेरिका का एक बैटल, अमेरिका के पास 11 बैटल ग्रुप है चाइना एयरक्राफ्ट कैरियर पे एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ग्लोबल डोमिनेंस के लिए आपको चाहिए वो चलता फिरता जो है एयर बेस होता है वो फाइटर जेट्स का, और उसके साथ जो डिस्ट्रॉयर्स और ये सारे चल रहे होते हैं वो अलग हैं। वो किसी भी कंट्री के जो इकोनॉमिक मूवमेंट है उसको चोक कर सकते हैं, बंद हो जाएगा पैसा। तो हमेशा जो है पैसा बंद हो जाएगा, फ्यूल बंद हो जाएगा, फूड सप्लाई बंद हो जाएगी अगर वो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है फूड ग्रो करने में। रिस्पेक्ट के लिए गुड बॉय की रिस्पेक्ट कभी नहीं हुई दुनिया में, कभी होगी भी नहीं कभी। दुनिया रियल पॉलिटिक पे चलती है, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों में कंफर्म की है कि ये जो है ना
अमेरिका का कि अमेरिका ने, ट्रंप ने कराया सीज फायर, ट्रंप ने नहीं कराया था। ये उनके डीजीएमओ ने, उन्होंने फोन किया था ट्रंप को कि जी करा दे। ट्रंप ने तो मना कर दिया था, ट्रंप ने तो पहले भी मना किया, जेडी वैंस ने बाद में मना कर दिया था, और ट्रंप ने बाद में डिसोन भी कर दिया भाई मैंने सीज फायर नहीं कराया, मैंने सिर्फ बात की थी, ट्रंप ने नहीं कराया। और ये जो सीज फायर है, उनके डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की थी हमारे डीजीएमओ को कि सर हम अब एस्केलेट नहीं करेंगे, बस आप भी मत करो, बस बस कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एस्केलेट आप ही ने किया था, इंडिया ने तो भाई सिर्फ बहावलपुर और मुरीदके पे हमला किया था, टेररिस्ट कैंप्स पे हमला किया था। आपने एस्केलेट किया तो हमने और एस्केलेट किया, फिर आपने एस्केलेट किया, हमने और एस्केलेट कर दिया। आप नहीं चाहते हो तो ठीक है, आप कुछ मत करना। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, हो गया सीज फायर। और ऑपरेशन सिंदूर को जो बोलते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, ये बंद नहीं हुआ है। ये क्यों बोल रहे हैं? और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि भाई ऑनगोइंग कैसे है, कभी लड़ाई तो हो नहीं रही, इसलिए। और जिसको इस बात में शक है ना, वो खुद लॉजिकली सोचो, अगर इंडिया ने मांगा होता ना सीज फायर, जो कि पाकिस्तानी चूतिया की तरह इधर उधर बक रहे हैं कि मोदी गया था ट्रंप के पास सीज फायर मांगने, तो अगले ही दिन आके ना गालियां ना दे रहा होता तुमको भी और ट्रंप को भी, ठीक है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये चीज़ गाली ही होती है। जब सामने से ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर करवाया, और मोदी ने यहाँ से बोला कोई सीज फायर नहीं हुआ है, सिर्फ रुके हैं हम, अभी दोबारा हरकत करोगे दोबारा पेलेंगे आके, तो ये गाली ही होती है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में। हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट को, जो रिस्पेक्टेबल कंट्रीज होती हैं, वो इसी तरीके से गाली देती हैं अगर देनी होती है, कि सामने वाले की बात को ही नकार दिया जाए, ठीक है। और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, जिन लोगों को शक है उनको बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ट्विटर पे जी जनाब थैंक यू, बहुत मेहरबानी, करवा दिया आपने सीज फायर, उसके बाद अपनी स्पीच में बहुत मैं मेहरबानी देना चाहता हूँ ट्रंप को, ये वो उन्होंने करवा दिया, बड़ा ही इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, ये वो। अबे जिसकी फट रखी होती ना वो बोलता है ऐसी बात, ठीक है, वरना मोदी थोड़ी बोल रहा था वहां खड़ा हो गया ऐसी बात। मोदी को ट्रंप पे शायद या अमेरिका में इसलिए गुस्सा हुआ कि भाई तू कौन है मामा। बिकॉज इंडिया को पता है कि ये सुधरेंगे नहीं, ये फिर आतंकवादी हमला करने वाले हैं। अब देख रहे हैं ना, पीओजेके में आ रही हैं क्लिप्स, वहां पे आतंकवादी आ रहे हैं, वहां पे दोबारा से वो सारा अपना काम धंधा उन्होंने चालू किया हुआ है। आसिम मुनीर की जो लीडरशिप है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बट्टा लगा है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। देखिए पाकिस्तानियों को भले ना पता, उन्होंने मीडिया मैनेज कर ली, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो कमांडर है, जो उनका डीजीएमओ है, जो उनकी एयरफोर्स है, उनको तो मालूम है ना कि हमारे साथ हुआ क्या है, और आसिम मुनीर की लीडरशिप में हम लड़े कितना अच्छा है, सब पता है उनको। उसकी जो पॉपुलैरिटी है आर्मी के अंदर, वो पहले से भी डैमेज थी, बिकॉज रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बना वो। दूसरा फैक्टर कि इमरान खान जो मोस्ट पॉपुलर लीडर था, उसको जेल में डाला। उसके बाद जनता जो है खड़ी हो गई, 9 मई हुआ पाकिस्तान। अरे उनकी आर्मी का मेजर है, पता नहीं कर्नल है, आदिल राजा नाम है उसका, भाई मुंह पे गालियां दे रहा है भाई बंदे को, खुद के आर्मी चीफ को लंदन में बैठ के गालियां देता है रोज रोज। उसने कबूल किया कि ये इसने ही करवाया है पहलगाम, उसने बोला कि ये सारा साला ये अपना काम करवाने के चक्कर में है। में और उन्होंने कोर कमांडर का घर तक फूंक दिया जनता ने, उसके घर से, उसके फ्रिज से कोरमे और मोर तक उठा ले गए, तो वो एक बट्टा लगा हुआ था। अभी ये तीसरा हो गया, तो ही इज डेस्परेट। उस डेस्परेशन में वो कुछ ना कुछ फिर से करने की कोशिश करेगा। उनकी जो कोशिश चल रही है वो क्या चल रही है कि जी हम यहाँ से भेजें, कश्मीर में कुछ कराएं, उससे अच्छा हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, इन जगहों के जो लोकल जो मुस्लिम हैं, जो हमारे स्लीपर सेल्स हैं, इनको एक्टिवेट करके इनसे कुछ कराया जाए। इसलिए आप देखिए कि रोज के रोज दो चार स्लीपर सेल्स या आतंकवादी जो आईसिस की ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं डेली। कभी हैदराबाद पुलिस पकड़ रही है, सारा इनपुट तो सारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और आरएनएडब्ल्यू का ही है और एनआईए का, पकड़ती जा करके लोकल पुलिस ही है, क्योंकि वो अरेस्ट करने की अथॉरिटी ना इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है ना आरएनएडब्ल्यू के पास है, वो लोकल पुलिस के पास ही है। उसका ये प्लान है कि अब इंडियंस को यूज किया जाए इंडिया के अंदर आतंकवादी हमले कराने के लिए, ताकि इसका ब्लेम इंडिया हमारे ऊपर न डाल पाए। भाई अगर हैदराबाद का लड़का या मुंबई का लड़का या केरल का लड़का अगर आपके आतंकवादी हमला करता है, तो भाई आपका शहरी है, आपका नागरिक है, आप क्या कर रहा है आप जानो, हमारा क्या लेना देना उससे। तो अब ये उस मोड में स्विच कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ से भेजें, उससे अच्छा है कि हम इनको यूज करें, इनको एक्टिवेट करें, तो वो हमले होंगे इंडिया के अंदर। सरकार तब क्या करेगी, ये जब घटना हो जाएगी तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई तब तो आप पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर सकते ना, आपके पास जस्टिफिकेशन ही क्या है हमला करने का। ये ऑपरेशन सिंदूर इसलिए ऑनगोइंग बताया गया कि अगर इस तरह का भी हमला हुआ तो भी हम ऑपरेशन सिंदूर को वहां से फिर कंटिन्यू करेंगे, अभी हमने पॉज किया है, खत्म नहीं किया है। और बार बार मोदी ने कहा है कि जो अगर मोदी जी की बात के हिसाब से हम चलें तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि ना सिर्फ परपेट्रेट करने वाले, उनको शरण देने वाले, उनको हैंडल करने वाले, उन सब के ऊपर ऑपरेशन होगा। तो इवन दो अगर वो यहाँ है और उनका कनेक्शन निकला है वहां से, तो फिर भी उनके ऊपर ऑपरेशन होगा। पाकिस्तान के अंदर एक नाम बहुत शोर मचा रहा है, नाम है जेपी सिंह। जेपी सिंह जॉइंट सेक्रेटरी थे हमारे मतलब इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री में, विदेश मंत्रालय में,
और जेएस पाई थे ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। तो ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स होती है फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, जो कि सीधा फॉरेन सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। वो अपने बाकी वो बीच में किसी को भी रिपोर्ट नहीं करता। ये इकलौती पोजीशन है जेएस पाई की जो सीधा फॉरेन सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। और क्योंकि क्रूशल कंट्रीज हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और जो जेएस पाई होता है इन तीनों देशों के सारे मामले वही देखता है। तो जेपी सिंह जो कि जेएस पाई थे, तो जब अफगानिस्तान में जब रजीम चेंज हुआ था, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो जेपी सिंह अफगानिस्तान गए भी थे। अच्छा, पाकिस्तानी उसको इस तरह से कुछ बना करके प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं वो जेपी सिंह क्या ही भला है, ठीक है, और उन्होंने पता नहीं कौन सी साजिश रच के चले गए अफगानिस्तान में। यार वो जेएस पाई तो उनका काम था, वो जाते तो उनकी सारी पब्लिक मीटिंग्स हैं, उनकी फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, उनकी फोटोग्राफ्स तालिबान की गवर्नमेंट ने अपने सोशल मीडिया पर डाली हुई है तब की मैं बता रहा हूँ। और सीधे साधे शरीफ आदमी है, और अभी इसराइल में इंडिया के एम्बेसडर हैं वो। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत कोई खुफिया आदमी थे और कोई मिशन पे निकले हुए थे और फिर अब गायब हो गए। ही इज फॉरेन, यार वो फॉरेन ऑफिस के एक कर्मचारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। वो जब रा की साजिश जेएस पाई थे तो वो काम करते थे, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को डील करते थे, और अब वो इसराइल चले गए तो वहां पे एम्बेसडर हैं, तो वहां पे अपना काम कर रहे हैं। कल को सरकार उनको उठा के अमेरिका का एम्बेसडर बना देगी, वो बन जाएंगे। उनको कोई सेक्रेटरी वेस्ट बना देगी तो पूरा का पूरा वेस्ट ही देखेंगे बैठ करके। तो डिपेंड्स। उनको स्पोक्स पर्सन बना देगी तो वो बैठ करके फॉरेन मिनिस्ट्री का वर्जन ओपिनियन देंगे। सो ये जो सारा का सारा पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है ना, कि अफगान तालिबान को जेपी सिंह ने अकेले सिंगल हैंडेडली जो है वो इंडिया के पाले में लाके खड़ा कर दिया। तो अगर जेपी सिंह, अगर आप पूरे पाकिस्तान मिलके जो काम नहीं कर पा रहा वो अकेला जेपी सिंह कर दे रहा, तो यार शर्म से डूब मरो। अपने फॉरेन सर्विस वालों को बोलो कि वो तो सबसे पहले डूब के मर जाए। अगर सिंधु नदी में अगर पानी आ रहा है, डूबने लायक, डूबने पर पानी इंडिया ने दिया है तो डूब के मर जाओ, और अगर नहीं दिया है तो वेट करो, बारिश आएगी तो हम डैम खोलेंगे फिर। मैं एक बहुत एक अच्छी बात आपको बताऊं, मैं फॉरेन वहां पे बैठा हुआ था जब मैं ये मतलब इसके बारे में जब मैं पता कर रहा था, तो एक सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि कहते हैं इनको जब पानी नहीं चाहिए होगा ना तब हम इनको पानी देंगे, और जब इनको पानी चाहिए होगा तब इनको हम पानी नहीं देंगे। कहते हैं बारिश में उनके पास पानी होगा प्रॉपर, तो बारिश में हम खोल देंगे कि बाढ़ आए, इनके पास इतना पानी हो कि रखने को जगह ना हो। और कहे जब जब गर्मियां आएंगी, जब जब सिंचाई का सीजन आएगा, जब इनको जरूरत होगी पानी की, उस समय हम इनको पानी नहीं देंगे। तो ये पॉलिसी है इस समय गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट को ये, और ये कोई जो ऑफिसर थे उन्होंने ऐसा नहीं कि वो मेरे को बताया, उन्होंने कहा कि ये सरकार का ही मतलब ऊपर से ही आया है कि इनको जब चाहिए तब मत दो, जब नहीं चाहिए तब इनको इतना दो कि रख ना पाए। सो इस मोड में है सरकार। तो जेपी सिंह का अब ये उन्होंने खुद ही दे ब्रॉट दिस अपॉन देमसेल्व्स। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की ये नीति थी, बट नेहरू वाला सीन नहीं चला तो अब ये करना पड़ रहा है। ये है, और बाकी पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी जेपी सिंह की वजह से अफगान, यार अफगान तालिबान, अगर आप सोचिए कि पाकिस्तान की क्या हालत है कि इनके आतंकवाद को तालिबान कंडेम कर रहा है जो पहलगाम में हुआ था। तालिबान कहता है कि ये मजलूमों की हत्या कर रहे हैं, ये मजलूमों को मार रहे हैं। और एक छोटी सी बात, आप देख रहे होंगे शाहिद अफरीदी घूम रहा है और बता रहा है कि जी हमने इंडिया की फौज को हमने कैसे शिकस्त दी है, और वो पूरा रैलीज निकाल रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है। एसपीआर उसको लगता है इमरान खान के बाद वो, बिकॉज वहां पे भी तो रेस लगी हुई है ना शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी के बीच में कि कौन इमरान खान की जगह अगला वजीर आजम बनेगा। तो दोनों ही लगे हुए हैं आपस में। जो शाहिद अफरीदी है, उनके गांव की वीडियो है, पाकिस्तान फौज ने शाहिद अफरीदी के गांव पे हमला किया है और वहां पे कुछ 50 से 60 जो इनोसेंट गांव वाले थे उनको मारा है। उनमें कुछ 8-10 बच्चे भी हैं, 3 साल के, 2 साल के। उसके गांव की वीडियो है, आप देखिए। और अगर कोई शाहिद अफरीदी को जानता हो तो उसको भेज भी दे, ठीक है। शाहिद अफरीदी ने ना इतनी बार ऐसी ऐसी चूतिया बातें की हुई हैं। वो तो एक घटिया इंसान है। इस क्रिकेटर भी वो कुछ चूतिया किस्म का ही था, कोई पागल की तरह क्रिकेट खेल रहा, ना कोई प्लान है ना कोई कुछ है। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड स्पोर्ट्समैन एनीवे। अनप्रिडिक्टेबिलिटी कोई क्वालिटी नहीं होती अपने आप में, डिपेंडेबिलिटी क्वालिटी होती है। तो चूतिया इंसान था वो, चूतिया क्रिकेटर भी था। कभी कभार चूतियों के भी पर लग जाते हैं तो उसके भी लग गए। ये उसके गांव की वीडियो है, पाक फौज ने ये ऑपरेशन उसके गांव पे किया है। यार इसके ऊपर भी बात करें, इंडिया की बात छोड़ दें। इंडिया तो उनके बाप से नहीं संभल रहा, आसिम मुनीर से। तो शाहिद अफरीदी ऐसे चूजे क्या बेचते हैं, कुछ भी नहीं बेचते। देखिए वीडियो।
और ये वो कंट्री है जो अपने ही देश के ऊपर ड्रोन गिरा रही है और फाइटर जेट से अटैक कर रही है।